यस डे स्टूडेंट, दिस इज रेनू एंड वेलकम बैक टू SKVP। तो जो बच्चों आज हमारा कन्वर्सेशन होने वाला है, जिस टॉपिक को लेके होने वाला है वो है बीएससी मैथमेटिक्स को लेकर के, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस को। और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम यूनिट 1 को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सीक्वेंस को पढ़ लिया है ना। इसकी सीक्वेंस क्या होते हैं और उसमें जो मल्टीपल डिजिट आते हैं किस तरह से, और जो हमारे सिमिलर डिजिट आते हैं किस तरह से हम उसको सीक्वेंस में रखते हैं। ओके, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम देखेंगे, हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में बीएससी मैथमेटिक्स जिसका पेपर नेम है डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको हम विभेदन गणित कहते हैं। ओके, राइट नाउ तो देखेंगे आज हम यूनिट 1 में सीक्वेंस को हमने देख लिया था, है ना। यूनिट वन में हम सीक्वेंस के टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं। सीक्वेंस में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, अगर आपको याद होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो SKVP के प्लेलिस्ट में जाएंगे, या तो आप सर्च भी कर सकते हैं रेनू मैम BSc मैथमेटिक्स के नाम से। उसमें आपको दिखेगा कि जब सीक्वेंस हम पढ़े थे, यानी कि रीड किए थे सीक्वेंस को, तो सीक्वेंस में देखिए कुछ एलिमेंट हमारे बन रहे थे, है ना, कुछ फंक्शन बन रहे थे, या कुछ ऐसे डिजिट आ रहे थे जिसमें 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद, यानी ऑड और इवन नंबर में दोनों में गैपिंग कितने कितने डिजिट की रहती थी वो हमने देखा था। और फिर हमने उसी के अंतर्गत देखा था कि अंतर्गत में कुछ मल्टीपल चॉइस आते थे, जैसे 3 के बाद 6 के बाद 9, तो उसमें कितने कितने डिजिट की गैपिंग है ये सीक्वेंस के अंदर हमने रीड कर लिया था लेक्चर 1 में। ओके, तो आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि थीरम्स ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होते हैं, यानी कि थीरम्स के जो लिमिट्स होते हैं उसके सीक्वेंस किस तरह से होते हैं और क्या कहलाते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और हम देखेंगे आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, थीरम्स ऑफ लिमिट, है ना, यानी कि थीरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस। अगर हम लिमिट ऑफ कांस्टेंट सीक्वेंस की बात करें तो देखते हैं इसमें कि हमारा यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होता है जिसे हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट के साथ, कुछ इंटीजर के साथ इंक्लूड करते हैं। तो वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट क्या रहने वाला है देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे कह रहा है लिमिट ऑफ कांस्टेंट सीक्वेंस, यानी कि लिमिट ऑफ कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है। तो लिमिट ऑफ कांस्टेंट सीक्वेंस में हम देखेंगे जब इसके थ्योरम को, तो इफ an equals c फॉर ऑल n एलिमेंट इंटीजर वेयर इज c, यानी कि यहाँ पे जो c है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो c है वो क्या है, इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है। देन लिमिट n यस बच्चों, तो जो हमारा ये c है आपको पता है कि कांस्टेंट है, और यहाँ पे जब हम फंक्शन को जोड़ेंगे, यानी कि n का जो फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा बच्चों। क्या होगा, n के जितने भी फंक्शन बनेगा वो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो an इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा c हो जाएगा। हमें पता चला कि जो हमारी लिमिट ऑफ कांस्टेंट सीक्वेंस है उसके अगर हम सीक्वेंस में थ्योरम में जाएंगे तो देखेंगे an इक्वल c मिलेगा, और c के बाद जो हमारे n के एलिमेंट है वो इंटीजर किससे करेंगे, n से, यानी कि n इंटीजर वेयर इज c कांस्टेंट, यानी कि जो c है वो कांस्टेंट है। और यहाँ पे जब हम लिमिट के साथ इसको इंक्लूड करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि n फंक्शन इनफाइनाइट, यानी कि n इक्वल c। अगर एग्जाम्पल इसके हम देखेंगे तो एग्जाम्पल हमें कुछ इस तरह से मिलने वाला है, जैसे an इक्वल 5 और इम्प्लाइज लिमिट an इक्वल 5, ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर हम यूनिकनेस देखेंगे, यूनिकनेस आप लिमिट क्या होता है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि यूनिकनेस ऑफ लिमिट, व्हाट इज अ यूनिकनेस ऑफ लिमिट। और यूनिकनेस ऑफ लिमिट में हम देख लेंगे सबसे पहले कि इफ अ सीक्वेंस इन ब्रैकेट an कन्वर्जेस देन इट्स लिमिट आर यूनिक, यानी कि an का जो कन्वर्जेस है वो तब एक लिमिट बनेगा जब यह एक यूनिक हो जाएगा, इसके यूनिक में होगा तब यह एक क्या होगा, यूनिकनेस ऑफ लिमिट बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि यूनिकनेस लिमिट हो गया, फिर हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स देखेंगे। यूनिकनेस लिमिट के बाद हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स को देखेंगे। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में हम देखेंगे बच्चों,
अलजेब्रा ऑफ लिमिट जो हमारा बनेगा वो लेट लिमिट एन स्टैंडिंग टू ए एन यानी कि कैपिटल ए एंड लिमिट बी एन इक्वल कैपिटल बी, देन यहाँ पे क्या बनने वाला है, देन लिमिट ए एन प्लस माइनस यानी कि बी एन इक्वल ए प्लस बी, और यहाँ पे जब हम ये प्लस और माइनस दोनों होगा यानी एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, और जब हम इसको लिमिट एन स्टैंडिंग टू ए एन इक्वल मल्टीपल बी एन करेंगे और निकल के हमारा क्या आएगा, ए मल्टीपल बी आएगा, और फिर जब हम इसको करेंगे इक्वल नॉट जीरो यानी कि बी जो हमारा होगा वो इक्वल नॉट जीरो होगा, तो लिमिट ए एक्स नहीं है यहाँ पे ए एन डिवाइडेड बाई बी एन इक्वल ए डिवाइडेड बाई बी, यानी कि जो हमारा जो अलजेब्रा का लिमिट है, अगर हम एक में गुणा करते हैं एक में गुणा करते हैं, दोनों जो हमारे एलिमेंट बनेंगे दोनों में हमारा मल्टीपल होगा, और दूसरे पहले में क्या है कि जब हम देखें कि एक हमारा एलिमेंट है, एक में हम प्लस करेंगे तो दूसरे में माइनस करेंगे, यानी प्लस और माइनस दोनों एक ही एलिमेंट में होगा, यहाँ पे मल्टीपल होगा और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट, यानी कि अलजेब्रा की लिमिट कहलाते हैं। ओके, अब हम देखने वाले हैं कि अलजेब्रा लिमिट के बाद हमारा क्या आने वाला है, कौन सा थ्योरम है जिसे हम सैंडविच कहते हैं। सैंडविच, नॉट अ सैंडविच, सैंडविच बोलते हैं इसको। यहाँ पे डी कांस्टेंट होता है बच्चों। स्क्वीज ऑफ सैंडविच, स्क्वीज ऑफ सैंडविच यानी कि इसके जो ग्रेटर देन इक्वल ऑफ, लेस देन इक्वल ऑफ, और इसके जो लिमिट बनेंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे, लिमिट बी एन इक्वल एल, यानी कि जो हमारे स्क्वीज सैंडविच थ्योरम्स होगा, सैंडविच थ्योरम वो हमारा बनेगा एन एन ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन फॉर ऑल एन, एंड लिमिट एन ए एन इक्वल लिमिट सी एन इक्वल एल, ये इसको क्रिएट कर रहा है। देन लिमिट लास्ट में क्या मिलेगा, बी एन इक्वल एल। अब हम देखेंगे कि मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या होता है। व्हाट इज द मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, व्हाट इज मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम को अगर हम देखेंगे तो इसमें मिलेगा कि जो हमारे मोनोटोनिक इंक्रीज होते हैं, जो उसके बाउंडेड होते हैं, वो ओवर यानी कि ऊपर जाके उसको क्या करेंगे, कन्वर्जिंग करेंगे, और जब कन्वर्जिंग करेंगे तो उसके कुछ सिमिलर बाउंडेड होते हैं जो नीचे जाके क्या करेंगे, मोनोटोनिक को डिस्क्रीज कर देंगे। तो मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम को अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमें मिलने वाला है। देखेंगे मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, इफ अ सीक्वेंस इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड above its converges, similarly monotonic decreasing plus bounded below simply that यानी कि implies that converges, ये कन्वर्ज हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ओके, अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस का बाउंडेड क्या है, व्हाट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट कन्वर्ज, यानी कि जो कन्वर्जेंट होता है प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस का बाउंडेड होता है, लेकिन प्रत्येक जो बाउंडेड है वो सीक्वेंस का कन्वर्जेंस नहीं होता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है और बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। तो देखेंगे कि इसमें कह रहा है कन्वर्जेंट सीक्वेंस में कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, यानी कि प्रत्येक कन्वर्जेंट जो है सीक्वेंस का वो बाउंडेड होता है, राइट नो। बट यानी कि लेकिन प्रत्येक बाउंडेड, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट कन्वर्जेस, जो एवरी बाउंडेड होते हैं वो सीक्वेंस के नॉट नीडेड कन्वर्ज होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, व्हाट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस में हम देखेंगे कि हमारा जो बाउंडेड सीक्वेंस होता है उसका डिफिनेशन क्या होगा, कुछ इस तरह से है। ए सीक्वेंस ए एन इज द बाउंडेड इज द देयर एग्जिस्ट रियल नंबर एम एंड कैपिटल एम सच दैट एम इक्वल दैट एम less than equal to an and less than m capital M for all n element of integer n। ओके, तो डिफिनेशन हम क्या देखेंगे, ए सीक्वेंस a n is the bounded if there exist real number, जिसको हम स्मॉल m and कैपिटल M such that, इसको हम क्या कहेंगे, m less than equal to an and less than equal to capital M
फॉर ऑल का सिंबल आपको पता है ये होता है ना, फॉर ऑल का सिंबल क्या होता है, यही होता है। ओके, एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर एन। बाउंडेड एबव में क्या होगा, बाउंडेड एबव में हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बाउंडेड एबव इफ एन लेस देन देयर एग्जिट ऑफ अपर बाउंडेड, यानी कि बाउंडेड जब एवर में जाएगा तो ये लेस देन इक्वल टू एम में बनाएगा क्या, ये बन जाएगा देयर एग्जिट अपर बाउंडेड बनेगा। जब बाउंडेड अपर साइड में होगा तो ए एन लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम देयर एग्जिट अपर बाउंडेड बन जाएगा। ओके, बाउंडेड बिलो में क्या होगा, बाउंडेड बिलो में हम देखेंगे कि इफ ए एन ग्रेटर देन लेस टू एग्जाम्पल, यानी कि मीन्स ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एम एग्जिट देयर एग्जिट लोअर बाउंडेड। पहले में जब कैपिटल एम होगा तो अपर बनेगा, स्मॉल एम होगा तो लोअर बनेगा। बाउंडेड बोथ में क्या होगा, बाउंडेड बोथ में अगर हम देखेंगे तो अबव एंड बिलो दोनों हो जाएगा। क्या समझ में आया बच्चों कि जब हम बाउंडेड सीक्वेंस की बात करते हैं तो बाउंडेड सीक्वेंस में देखेंगे हम कि जब हमारा कोई एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू करके कैपिटल यम हमारा जो यहाँ पे दिया है वो अपर बाउंडेड में अपर बाउंडेड और लोअर बाउंडेड में क्या होगा, जब ए एन लेस देन से ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा तो देयर एग्जिट क्या हो जाएगा यहाँ पर लोअर बाउंडेड। ओके, यस। और बोथ में क्या होगा, अपर यानी कि अबव एंड बिलो दोनों हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं बच्चों। इसके एग्जाम्पल को अगर हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अगर इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं तो देखेंगे ए एन इक्वल टू -1 द पावर एन implies that bounded between -1 and 1, a n इक्वल टू implies that not bounded above। ये क्या होगा, पहले ये बाउंडेड बिटवीन होगा और लास्ट में क्या होगा, नॉट बाउंडेड अबव हो जाएगा। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस को हम पढ़ेंगे, व्हाट इज अ मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस में वही चीजें आएंगी, मोनोटोनिक सीक्वेंस। ओके, मोनोटोनिक सीक्वेंस का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस। ओके, मोनोटोनिक सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे इसका डेफिनेशन, ए सीक्वेंस इज द मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑफ ऑलवेज डिस्क्रीजिंग। यानी कि मोनोटोनिक जो सीक्वेंस होते हैं वो आइदर ऑलवेज होते हैं लेकिन कभी इंक्रीज होते हैं और सदैव क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। इंक्रीज कभी कभी सदैव इंक्रीज भी होंगे और सदैव क्या होंगे, डिक्रीज भी होंगे, यानी कि हमेशा इंक्रीज और हमेशा डिक्रीज होते रहते हैं। मोनोटोनिक इंक्रीज की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि ए एन लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस 1 हो जाएगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर हम कहेंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आ जाएगा ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आ जाएगा ए एन लेस देन ए एन प्लस 1 नॉट इक्वल टू। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में क्या आ जाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की अगर हम बात करेंगे तो ए एन ग्रेटर देन लेस 1 इक्वल टू ए एन प्लस 1। अब इसके एग्जाम्पल को हम देख लेंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो देखेंगे कि मोनोटोनिक का जो हमने मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग देखा कि हमेशा वो कभी इंक्रीज होते हैं कभी डिक्रीज होते हैं, कभी की नहीं, हमेशा ऑलवेज टाइम होते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो जो स्ट्रिक्टली हमारा इंक्रीजिंग होता है कुछ प्रकार से होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस तरह से होता है, नॉट मोनोटोनिक किस तरह होता है। तो अभी हमने बताया वही चीज़ें यहाँ पे भी दी हुई हैं कि ए एन इक्वल नॉट इम्प्लाइज दैट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ए एन equal to 1 divided by n implies that strictly decreasing, a n equal to 1 minus n the power n implies that not monotonic। what is a relation क्या होता है बाउंडेड मोनोटोनिक के अंतर्गत। तो हम रिलेशन को देखेंगे कि हमारा रिलेशन यहाँ में क्या बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि इफ अ सीक्वेंस द बाउंडेड मोनोटोनिक, यानी कि बाउंडेड भी होगा और मोनोटोनिक भी होगा, वो हमारे रिलेशन के अंतर्गत आता है। इसके जब हम रिलेशन बनाएंगे यानी कि मोनोटोनिक में तो देखेंगे कि इसका रिलेशन क्या बनता है, इफ अ सीक्वेंस इज द बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक देन इज द कन्वर्जेंस मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ये दोनों को
मिला के सीक्वेंस बनता है जो बाउंडेड और मोनोटोनिक होता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कॉचीज थ्योरम यानी कि कॉचीज सीक्वेंस। व्हाट इज अ कॉचीज सीक्वेंस? तो कॉचीज सीक्वेंस देखेंगे, कॉचीज सीक्वेंस में भी अच्छे तरीके से हम देख लेते हैं। कॉची सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जो इसके आपस के टर्म होते हैं वो आपस में ही बहुत पास आ जाते हैं। कन्वर्जेंस यानी कि कॉची थ्योरम का मतलब होता है कि जो इसके सीक्वेंस के कुछ टर्म्स होते हैं जो आपस में बहुत पास आ जाते हैं और भले ही उन्हें अपने लिमिट का क्या हो पता ना हो। तो डिफिनीशन की अगर हम बात करते हैं तो देख लेंगे कि a sequence an is the called of Cauchy sequence if for any a greater than 0 there exist not element and integers such that for the all m n greater than equal to n। यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि सीक्वेंस के टर्म्स आपस में बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं भले ही उनको क्या है अपने लिमिट का पता नहीं होता है। तो ये हमारा काउचीज थ्योरम कहलाता है। काउचीज थ्योरम के हम कुछ सीक्वेंस देख लेते हैं कि उसके क्राइटेरियन क्या होते हैं। क्राइटेरियन थ्योरम में देखेंगे कि कॉचीज कन्वर्जेंस क्राइटेरियन का थ्योरम हम सीक्वेंस देखेंगे कि आ सीक्वेंस an इज द इंटीजर और रियल नंबर जिसको हम रियल नंबर कहते हैं, है ना। रियल नंबर डिनोटेड बाय आर कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इज अ कॉची सीक्वेंस। अब इसके हम अगर मीनिंग की बात करें तो हम देखेंगे कि जो कॉची सीक्वेंस आर में कन्वर्जेंट होती है और हर कन्वर्जेंट में सीक्वेंस क्या होती है कॉचीज होती है। मीन्स क्या हुआ इसका कहने का कि जो सीक्वेंस है वो आर में क्या कर रहा है कन्वर्जेंट कर रहा है। जो आर के जितने भी रियल नंबर हैं वो कन्वर्जेंट कर रहा है और कन्वर्जेंट करने के बाद जो सीक्वेंस आते हैं या जो सीक्वेंस मिलते हैं वो कॉचीज थ्योरम होते हैं। ओके अब इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम्पल इसका क्या बनता है। an इक्वल a डिवाइडेड बाई n देन फॉर m n ग्रेटर देन n एंड an माइनस am n इक्वल a यहाँ पे बनेगा 1 डिवाइडेड बाई n 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई m ग्रेटर देन नहीं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n और यहाँ पे फंक्शन इसका क्या मिल जाएगा 0। लास्ट में क्या फंक्शन निकल के आएगा या क्या बनेगा वो 0 हो जाएगा। इस अ कॉची सीक्वेंस एंड इट कन्वर्जेस टू 0। यहाँ पे आपको देखने को मिला कि जो कॉची थ्योरम का हमें बताया कि बहुत पास आ जाते हैं लेकिन उसके फंक्शन भले ही कहीं लिमिट उसकी खत्म होती है या नहीं होती है वो क्या फंक्शन निकल के आया यहाँ पे 0। अब इसके समरी टेबल को देख लेंगे। कॉचीज थ्योरम के समरी टेबल को देखेंगे बहुत मजा आएगा आपको कि इसके जो टर्म्स होंगे यानी कि समरी टेबल जो होगा इसका जो टर्म्स होगा वो टर्म्स क्या कहलाएगा बच्चों कि ये हमारे टर्म्स क्या हैं कॉची सीक्वेंस हैं आर्बिट्ररली क्लोज टू। ये इसका मीनिंग होगा कि जो हमारा कॉची सीक्वेंस है उसका मीनिंग क्या होगा सीक्वेंस वेयर टर्म्स गेट आर्बिट्ररली क्लोज टू ईच अदर यानी कि बहुत पास आ जाते हैं लेकिन उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। कन्वर्जेंस क्या होते हैं सीक्वेंस अप्रोचेज अ फिक्स्ड लिमिट। जब कन्वर्जेंस में जाएंगे तो हम देखेंगे कि कॉची सीक्वेंस इनकी लिमिट नहीं होती है लेकिन कन्वर्जेंस में जाएंगे तो इस आज अप्रोच इनकी एक फिक्स लिमिट होती है। क्राइटेरियन की बात करेंगे तो क्राइटेरियन में हम देखेंगे कि इनका जो फंक्शन निकल के आया था वो लास्ट में 0 आया था यानी कि आर जो यहाँ पे है वो उसको हम क्या कहते हैं रियल नंबर से डिनोट करते हैं। ये कॉची इम्प्लाइज फैर दैट ये क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। ओके राइट नाउ अब लिमिट सुपेरियर देखेंगे और इन्फेरियर देखेंगे कि व्हाट इज अ लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट इन्फेरियर। अगर हम लिमिट सुपेरियर की बात करते हैं बच्चों तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज अ लिमिट सुपेरियर एंड पहले हम लिमिट सुपेरियर को देखेंगे कि लिमिट सुपेरियर क्या है। तो लेट an इन ब्रैकेट देन बी अ बाउंडेड रियल सीक्वेंस। ये n क्या है ये बाउंडेड सीक्वेंस है आपको पता चल रहा होगा लेकिन अब हम लिमिट सुपेरियर के बारे में देखेंगे तो लिमिट सुपेरियर क्या होता है इसको जान लेते हैं हम। लिमिट सुपेरियर के अंतर्गत हम देखेंगे कि लिमिट सुपेरियर an इट इज द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट एज द लार्जेस्ट सबसिक्वेंशियल लिमिट ऑफ द सीक्वेंस और डिनोटेड एज। अगर हम कहें कि लिमिट सुपेरियर जो है
वो एक ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होता है, यानी कि लार्जेस्ट सब सिक्वेंशियल लिमिट होता है, और वो क्या कहलाता है, लिमिट सीक्वेंस कहलाता है। यानी कि लिमिट सुपेरियर में हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होंगे और लार्जेस्ट सब सिक्वेंशियल लिमिट होंगे जो लिमिट सुपेरियर कहलाएंगे। इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं, तो डिनोट की बात करेंगे तो लिमिट सुपेरियर एन इक्वल लिमिट एन फंक्शन इनफाइनाइट सुपीरियर एक इन सेमीकोलन दैट greater than equal to n at the close. Okay. Instead of the highest value of the sequence approaches infinitely often. अब इसको जो डिनोट किए हम इसको क्या कह सकते हैं कि it tell us the highest value of the sequence approaches infinitely often. Okay? Okay बच्चों, अब लिमिट इन्फेरियर को देख लेंगे। उसमें हाईएस्ट और लार्जेस्ट था, अब इसमें क्या रहने वाला है, इसमें रहने वाला है स्मॉलेस्ट, इसमें रहने वाला है बच्चों आपका स्मॉलेस्ट। वहाँ पे लार्जेस्ट था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट था, बस डिफरेंस बिटवीन यही है। डिफरेंस अगर करेंगे तो वहाँ पे लार्जेस्ट था, हाईएस्ट था, यहाँ पे क्या है, दोनों में स्मॉलेस्ट होंगे और सब्सिक्वेंट होंगे। तो देखेंगे इज द स्मॉलेस्ट लिमिट, वहाँ पे हाईएस्ट लिमिट था, ये स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होगा और स्मॉलेस्ट ही सबसिक्वेंशियल लिमिट होगा। वहाँ पे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट था, यहाँ पे दोनों में स्मॉलेस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट भी होगा और स्मॉलेस्ट सबसिक्वेंशियल लिमिट भी होगा। अगर हम इसको डिनोट करेंगे तो देखेंगे कि सुपेरियर से, सुपेरियर का मतलब ही मतलब ज़्यादा और इन्फेरियर का मतलब कम, यानी कि अपोजिट को लेकर के चलेंगे। वहाँ पे लार्जेस्ट था, हाईएस्ट था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट, दोनों में है, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट है और स्मॉलेस्ट सबसिक्वेंशियल लिमिट है। डिनोट जब हम करेंगे तो लिमिट इन्फेरियर ए एन इक्वल लिमिट एन फंक्शन इनफाइनाइट इन्फेरियर, यहाँ पे एक सेमीकोलन ऑफ द ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और इसको हम क्या कहेंगे, इट शोज दैट द लोवेस्ट वैल्यू है ना, वहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू था, यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू मिला आपको, लोवेस्ट वैल्यू सीक्वेंस रीच्ड इनफाइनाइटली ऑफ्टन। ओके, अब इसके एग्जांपल को देख लेते हैं बच्चों, इन्फेरियर के एग्जांपल को भी देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो इसका एग्जांपल जब हम देखेंगे तो मिलेगा ए एन इक्वल -1 द पावर एन प्लस ए 1 डिवाइडेड बाई एन, फिर देन इवन ए एन इक्वल 1 + 1 1 डिवाइडेड बाई 1 फंक्शन 1। ओके, ऑड नंबर में देखेंगे यानी कि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर में जब देखेंगे ए एन इक्वल -1 + 1 डिवाइडेड बाई एन फंक्शन -1, यानी कि जब इवन में रहेगा तो ये प्लस में आएगा और ऑड में रहेगा तो ये माइनस में आएगा। ओके, और लिमिट सुपीरियर ए एन इक्वल 1, लिमिट इन्फेरियर ए एन इक्वल -1, यही होगा, यानी कि इवन में होगा तो ये हो जाएगा इवन और ये ऑड। ओके, यस। अब इसके की प्रॉपर्टीज को देख लेंगे। की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, की प्रॉपर्टीज, वेट मिनट, की प्रॉपर्टीज, इसका की प्रॉपर्टीज यानी कि इसका जो टर्म्स है, इसका जो मीनिंग है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो वही हमने देखा कि लिमिट सुपेरियर में लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट, ओके, और इन्फेरियर में देखा लोवेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अगर हम लिमिट सुपेरियर की बात करेंगे तो लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट एक्यूमुलेशन पॉइंट, और लिमिट इन्फेरियर में देखेंगे तो स्मॉलेस्ट एंड लोवेस्ट, स्मॉल एंड लोवेस्ट एक्यूमुलेशन पॉइंट। इफ लिमिट सुपेरियर लिमिट एंड इन्फेरियर दोनों में आ जाएगा तो लिमिट देन एंड लिमिट ए एन एंड सीक्वेंस कन्वर्जेस, ये हो जाएगा। ओके, अब अगला टॉपिक क्या है वो देखते हैं, सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस तो देख चुके हैं, अब हम देखेंगे कि सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस क्या होता है। सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस में अगर हम देखेंगे तो सब सीक्वेंस का डिफिनीशन सबसे पहले देखेंगे। अ सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस ए एन इज द न्यू सब सीक्वेंस ए एन के, है ना। जैसे कि यहाँ पे मिल गया आपको कि 2 और यहाँ पे 2 है ना, लेकिन अगर यहाँ पे हम कर दें कि 2 2 फिर 3, तो कुछ इस तरह से, यानी कि न्यू जब इसमें न्यू फॉर्म में करेंगे, कुछ सेलेक्ट करके कुछ उसके टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे तो सेम ऑर्डर में क्या होगा, वो स्कीपिंग बैक वर्ड्स बन जाएगा। ओके ओके, तो यहाँ देखेंगे हम सब सीक्वेंस की डेफिनेशन, यानी कि ए सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस ए एन इज अ न्यू सीक्वेंस
A and K formed by a selecting terms from A n in the same order but not necessarily all and not skipping backwards. ओके यानी कि अगर कोई डिजिट है उसमें हम 2 जोड़े हैं, जैसा हमने बताया कि 2 की पावर 2 यहाँ पे कर देंगे, ये हमारा क्या है, ये सीक्वेंस है। लेकिन हम जब इसको किसी सिलेक्टिंग फॉर्म में कोई अलग से एक नया टर्म्स जोड़ लेंगे, यहाँ पे 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, मतलब आपकी इच्छा है क्या कर सकते हैं आप। तो जब हम सिलेक्टिंग फॉर्म को सेम ऑर्डर में करते हैं तो वो नॉट नेसेसरली आर नॉट स्कीपिंग बैकवर्ड्स में इंक्रीज हो चेंज हो जाता है। अब फॉर्मली अगर इसको हम देखें तो क्या कहलाएगा, फॉर्मली देखेंगे तो इफ n1 लेस देन n2 लेस देन n3, क्या मिला बच्चों आपको कि n1 लेस देन n2 यानी कि n बड़ा है 1 फिर 2 फिर उससे छोटा 3, तो n1 लेस देन n2 लेस देन n3 लेस देन अगेन इनफाइनाइट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ द नेचुरल नंबर। ओके ऑल राइट, देन a n k इक्वल a n1 n2 a n3 हमने जो बताया वही इज अ सीक्वेंस सब सीक्वेंस ऑफ द a n। ओके ओके, आई थिंक यू नो वेरी वेल। इसके एग्जाम्पल ले लेंगे तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा बच्चों कि इसके एग्जाम्पल को अगर हम देखेंगे तो देखेंगे कि लेट a n इक्वल n implies that, है ना, 1 2 3 4 5 that did it infinite, one subsequence a2 a4 a6 यानी कि ये मल्टीपल चल रहा है, आपको पता होगा यहाँ पे 2 2 की गैपिंग है तो ये मल्टीपल ही चल रहा है। another 1 3 1 5 1 8 यानी यहाँ पे क्या है कि कुछ गैपिंग है जो प्लस में है, यानी 2 2 के ये +2 की गैपिंग चल रही है, ये +2 की गैपिंग चल रही है, यहाँ पे मल्टीपल और यहाँ पे एडिशन में। इन another a3 a5 a8 नहीं, ये क्या है कि ये विषम संख्याओं में चल रही है, नॉट अ +2 में, ये विषम संख्याओं में चल रही है। ओके तो आपको पता चला कि एक ऑड में है और एक इवन में है। ओके अब इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, इसके प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो इसका प्रॉपर्टीज आ जाएगा एवरी सीक्वेंस हैव द इनफाइनाइटली मैनी सब सीक्वेंस, द सब सीक्वेंस कन्वर्जेस ऑल द सब सीक्वेंस आल्सो कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट, यानी कि एक सीक्वेंस जो है वो may not converges but its subsequence can। वेट मिनट, अगर हम देखेंगे कि इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या रहने वाले हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ इसके टाइप 3 हैं, टाइप 3 1 में अगर हम देखेंगे तो कह रहा है एवरी सब सीक्वेंस हैज़ इनफाइनाइटली, यानी प्रत्येक सीक्वेंस होगा वो इनफाइनाइटली मेनी सब सीक्वेंसेज में होगा। और सेकेंड में हम देखेंगे तो इफ अ सब सीक्वेंस कन्वर्ज, यानी सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज होगा ऑल ईच सब सीक्वेंस में, किस में, सभी सब सीक्वेंस में, और कन्वर्ज टू ऑल द सेम लिमिट, जब ये कन्वर्ज होगा तो किस में हो जाएगा, सारे सब सीक्वेंस कन्वर्ज होके सेम लिमिट में मिल जाएंगे। ए सब सीक्वेंस में टू कन्वर्ज बट इट सब सीक्वेंस कैन, इसमें भी क्या होगा कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज नहीं हो सकते हैं लेकिन सब सीक्वेंस हो सकते हैं, सीक्वेंस नहीं होंगे और सब सीक्वेंस होंगे। यहाँ पे देखेंगे सब सीक्वेंस में नॉट कन्वर्ज बट सब सीक्वेंस इज कैन, सब सीक्वेंस को हम कर सकते हैं लेकिन सीक्वेंस को नहीं कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल विद द कन्वर्जेंस देखेंगे तो एग्जाम्पल कुछ इसके इस तरह से दिए हैं जो फटाफट हम एक नज़र में देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द कन्वर्जेंस अभी बताया ही गया है, लेट ए एन इक्वल -1 द पावर इनवर्स n, देन ओरिजिनल सबसीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज, यानी कि ओरिजिनल जो सबसीक्वेंस होंगे वो कन्वर्ज नहीं होते हैं, बट इट हैज़ 2 कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, लेकिन जब 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगे तो वो क्या होंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे। इवन नंबर में होंगे तो कुछ इस तरह से होंगे जो कन्वर्जेस करके 1 को लाएंगे, और ऑड नंबर में होंगे तो कन्वर्जेस करके कुछ -1 में लाएंगे। इसको आपको पहले ही ऊपर हमने बताया कि जब इवन में होंगे तो प्लस में होगा और जब ऑड में होगा तो -1 में होगा। ओके अब लास्ट में हम देखते हैं सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स। व्हाट इज इज सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स, तो इसमें नॉन निगेटिव टर्म्स में जो मिलेंगे उसके डिफिनेशन को पहले देखेंगे हम कि अ सीरीज समेशन दैट ए एन वेर ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन इज कॉल्ड अ सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स। ओके ऑल राइट,
तो बच्चों क्या समझ में आया कि जो हमारा सीरीज है वो समेशन करता है an से, और an ग्रेटर देन इक्वल टू करके जीरो को पाता है, फिर उसको नीड करके यानी कि उसको पाने के बाद जो सीरीज बनती है उसको हम नॉन निगेटिव टर्म्स कहते हैं। दैट इज द a1 a2 a3 यानी कि जो प्लस चल रहा है दैट इज द a प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 दैट द इनफाइनाइट an तक गया है, फिर यहाँ विद ऑल an ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसके हम प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं बच्चों, लेकिन प्रॉपर्टीज को देखने के बाद इसको हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में मेंशन कर देंगे। ओके, एक बॉक्स में मेंशन करेंगे, आपको दिख ही रहा होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे बच्चों तो देखेंगे यहाँ पे हमें कुछ इसके प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं। इसके प्रॉपर्टीज क्या मिलने वाले हैं, मोनोटोनिसिटी है ना, मोनोटोनिटी ऑफ पार्शियल सम्स। पार्शियल सम्स क्या होते हैं, पार्शियल सम को देखेंगे तो सिंस an ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द पार्शियल सम्स Sn इक्वल a1 प्लस a2 प्लस प्लस n यानी कि इनफाइनाइट an फ्रॉम नॉन डिस्क्रीजिंग सीक्वेंस होगा। और अब हम देखेंगे ये प्रॉपर्टीज इसके पहले हैं, यानी कि पहला प्रॉपर्टीज है, ये सेकंड है कन्वर्जेंस क्राइटेरियन। तो द सीरीज समेशन ऑफ an कन्वर्जेंस if and only if the subsequence of the partial subsequence Sn is the bounded above, ये इसके अब बाउंडेड में है। If Sn is bounded then limit Sn and equal is ये finite होगा, otherwise the series diverges to infinite। यानी कि अगर Sn का जो बाउंडेड है वो लिमिट में क्या करेगा, फाइनाइट करेगा, लेकिन ये सीरीज डाइवर्स क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट तक ही रहेगा। ये फाइनाइट, ये इनफाइनाइट। ओके, अब कन्वर्जेंट सीरीज को देख लेते हैं फटाफट। कन्वर्जेंट जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज को अगर हम देखेंगे तो समेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 द पावर n, 1 डिवाइडेड बाई 2 द प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, कुछ इस तरह से चलेगा। फिर हेयर ऑल टर्म्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड Sn इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 द पावर n, फंक्शन 1 इम्प्लाई दैट कन्वर्जेस। ये क्या करेगा, इसके कुछ टर्म्स हैं जो इस प्रकार से हैं और ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। अब इसके डाइवर्जेंट सीरीज को देख लेंगे। कन्वर्जेंट सीरीज ये रहा आपका, अब इसका हम डाइवर्जेंट सीरीज देख ले रहे हैं। डाइवर्जेंट सीरीज क्या होता है, व्हाट इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज में अगर हम देखेंगे तो डाइवर्जेंट सीरीज का जो होगा वो ऑल टर्म होगा पार्टिकल सम्स में विदाउट डाइवर्ज होगा, विदाउट डाइवर्ज। इसमें तो कन्वर्ज हो रहा है और डाइवर्ज में डाइवर्ज, यानी कि कन्वर्ज में कन्वर्जेंट होगा और डाइवर्जेंट में डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे डाइवर्जेंट जो सीरीज बनेगा वो समेशन 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस दैट इनफाइनाइट ऑल टर्म्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पार्टिकल सम्स ग्रो विदाउट बाउंडेड डाइवर्जेस। यानी कि कन्वर्जेस में होगा तो उसके सारे टर्म्स जो होंगे वो ग्रेटर देन 0 करके कन्वर्ज हो जाएंगे, और अगर डाइवर्जेंट में होंगे तो उसके ऑल टर्म्स जो ग्रेटर देन इक्वल 0 करके पार्टिकल सम्स के थ्रू ग्रो विदाउट बाउंडेड डाइवर्जेस हो जाएंगे। ओके, अब कंपैरिजन टेस्ट देख लेंगे। व्हाट इज ए कंपैरिजन टेस्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फॉर नॉन नेगेटिव टर्म्स, यानी कि फॉर नॉन नेगेटिव टर्म्स क्या होते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट में देखेंगे रेशियो टेस्ट भी आ जाता है, इसमें कंपैरिजन टेस्ट भी आता है, तो इसके कुछ टेस्ट भी हो जाते हैं। तो टेस्ट को सबसे पहले हम देख लेंगे, यहाँ पे है, देखेंगे, वेट मिनट। की टेस्ट फॉर द नॉन नेगेटिव टर्म्स यानी कि कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट को देखेंगे इफ 0 लेस देन इक्वल टू an लेस देन इक्वल टू bn एंड समेशन bn कन्वर्जेस टू इम्प्लाई दैट समेशन an कन्वर्जेस। इंटीग्रल टेस्ट जो होता है यानी कि अवलोकन वाला, विभेदन अवलोकन इंटीग्रल टेस्ट होगा, तो उसमें देखेंगे कि ये पॉजिटिव होगा, डिस्क्रीज होगा और इंटीग्रेबल होगा। यानी इंटीग्रेबल में क्या मिलेगा कि इफ फंक्शन f एंड n इक्वल an इज द पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, डिस्क्रीज होगा और इंटीग्रेबल होगा, देन समेशन ऑफ n कन्वर्जेस दैट इम्प्लाइज टू इंटीग्रल फंक्शन f x dx कन्वर्ज। एंड रेशियो टेस्ट हमारा जो थर्ड होगा, रेशियो टेस्ट में देखेंगे कि डी अल्बर्ट टेस्ट। रेशियो टेस्ट
रेशियो टेस्ट को अगर हम देखेंगे तो जो इनका नाम है, कभी कभी हम देखते हैं कि रेशियो टेस्ट को रेशियो टेस्ट ना दे करके वहाँ पे लिखा मिलता है डी एलम्बर्ट टेस्ट, जिसको हम डी एलम्बर्ट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये सीरीज का कन्वर्ज होता है, डाइवर्ज होता है और इनकनक्लेसिव होता है, इनकनक्लेसिव। यानी कि रेशियो टेस्ट में अगर हम देखेंगे तो इफ़ an+1 डिवाइडेड बाई an इन फंक्शन, हमें क्या निकल के आएगा, r। फंक्शन हमारा क्या मिलेगा, r मिलेगा। तो ये हमारा फंक्शन मिल गया। अब सीरीज को हम कन्वर्ज करेंगे तो हमें मिलेगा इफ़ और लेस देन इक्वल 1 इन इम्प्लाई दैट सीरीज कन्वर्ज। फिर इफ़ और ग्रेटर देन, एक में लेस देन है, एक में ग्रेटर देन है, एक में इक्वल है। जब ग्रेटर देन मिलेगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगा, जब लेस देन होगा तो डाइवर्ज करेगा, और जब इक्वल रहेगा तो इनकनक्लेसिव करेगा, इनकनक्लेसिव। ओके, रूट टेस्ट क्या होता है, रूट टेस्ट को भी देख लेंगे। व्हाट इज अ रूट टेस्ट? रूट टेस्ट को हम देखेंगे बच्चों तो देखेंगे यहाँ पे कि जब ग्रेटर देन होगा एकदम सेम उसी की तरह है, जब कन्वर्ज होगा, जब लेस देन होगा तो डाइवर्ज होगा, और जब इक्वल होगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, समझने का बस प्रयास करें, दोनों को एक साथ बताते हुए चलते हैं। कि जब रेशियो टेस्ट में हमने देखा बच्चों, हमने रेशियो टेस्ट में क्या देखा कि जब ग्रेटर देन होगा तो सीरीज कन्वर्ज कर रहा है, और यहाँ पे रूट टेस्ट में कि जब ग्रेटर देन होगा तो केवल कन्वर्ज कर रहा है। सेकंड में देखेंगे कि जब रेशियो टेस्ट में लेस देन हो रहा है तो डाइवर्ज हो रहा है, और यहाँ लेस देन करेंगे तो ये भी डाइवर्ज, यानी कि ये दोनों चीज़ें सेम है ना। लेकिन यहाँ पे कन्वर्ज सीरीज के साथ होगा और ये सिंगल होगा, और जब इक्वल होगा तो यहाँ टेस्ट आपका फेल हो जाएगा और यहाँ पे इनकनक्लेसिव होगा। ओके, तो रेशियो और टेस्ट में यानी कि लेस देन सेम है, बाकी दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। अब इसके कंक्लूजन की अगर हम बात करेंगे तो कंक्लूजन में हमें मिलेगा कि नॉन निगेटिव टर्म सीरीज बिहेव नाइसली, सो ऑक्सिलेशन ऑफ साइन अल्टरनेशनल, द लिमिट ऑलवेज इंक्रीज ऑफ स्टेज कांस्टेंट, फोकस ऑन द बाउंडेडनेस ऑफ एसन टू चेक कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस पढ़ लेंगे। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस सीक्वेंस, व्हाट इज द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस सीक्वेंस? तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस सीक्वेंस में हम देखेंगे ए सीक्वेंस an इज द सेट ऑफ द कन्वर्जेंस टू अ लिमिट और इफ फॉर एवरी e ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन लिमिट एंड इंटीजर n, यानी कि नेचुरल नंबर को ये डिनोट करता है, सच दैट an इंटू l, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, यानी कि नेचुरल नंबर को ये कन्वर्ज करेगा, और जो भी लिमिट होंगे वो सीक्वेंस के रूप में मिल जाते हैं, जिसे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। ओके, अब नोटेशन लिमिट अगर हम देखेंगे तो नोटेशन लिमिट में हमें मिल जाएगा, तो नोटेशन लिमिट इसकी होती है लिमिट एस टेंडिंग टू इनफाइनाइट एंड एन इनफाइनाइट an एंड इक्वल l। अगर इसके एग्जाम्पल की बात देखेंगे तो एग्जाम्पल में हमें मिलेगा an इक्वल 1 डिवाइडेड बाई n फंक्शन 0, दिस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जब कोई एग्जाम्पल में हम डिवाइडेड बाई हमें 0 फंक्शन मिलता है तो हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस ये कहलाता है। अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस को देखेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस में क्या होता है, ए सीक्वेंस दैट डज नॉट कन्वर्ज, यानी कि कन्वर्ज जो था उसमें सीक्वेंस को हम कन्वर्ज कर सकते थे, सीक्वेंस क्या होता था, कन्वर्ज हो जाता था, लेकिन डाइवर्जेंट में सीक्वेंस यहाँ पे कन्वर्ज नहीं होगा। एंड एनी फाइनाइट रियल नंबर कॉल्ड डाइवर्जेंट, वहाँ पे नेचुरल नंबर था, यहाँ पे रियल नंबर है। अगर हम कन्वर्जेंट की बात करें तो कन्वर्जेंट में हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर हमारा जो था वो फाइनाइट था, और यहाँ पे फाइनाइट रियल नंबर को कॉल्ड हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट, यानी कि जहाँ पे हमें रियल नंबर मिलेगा वो हमारा डाइवर्जेंट होगा, जहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर मिलेगा वो हमारा कन्वर्जेंस होगा। डाइवर्जेंस कैन बी 2 टाइप्स, डाइवर्जेंस कैन बी 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के हो गए? 2 टाइप्स। तो डाइवर्जेंस टू इनफाइनाइट और, यानी कि पहला टाइप ये है डाइवर्जेंस व्हाट, डाइवर्जेंस टू इनफाइनाइट और इनफाइनाइट इज इन दैट an इक्वल इनफाइनाइट फंक्शन टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ऑक्जिलेट होगा, ऑक्जिलेट होगा यानी कि डाइवर्जेंस पहला होगा, सेकेंड हमारा होगा ऑक्जिलेट्स। an इक्वल इन ब्रैकेट एंड 1 माइनस पावर द n इम्प्लाइज दैट 1 -1 + 1 -1 + 1 कुछ इस क्रम में चलते रहेगा, और इसको हम कहते हैं ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट। ओके,
इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं फटाफट, और इसके एग्जाम्पल के बाद हमारा फिर ये यूनिट 1 का जितना भी टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो देखेंगे कि हमारा जो ए एन इक्वल एन अप्लाई द डाइवर्जेंट गोज टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, और ए एन इक्वल माइनस एन द पावर एन इम्प्लाई द डाइवर्जेंट ऑक्जिलेटिंग होगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पे देख रहे होंगे कि इनफाइनाइट तक जाएगा तो डाइवर्जेंट होगा, और जब डाइवर्जेंट हो जाएगा तो वो ऑक्जिलेटिंग तक जाता है। यस बच्चों, तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया बच्चों, इसमें जिसमें हमने देखा फटाफट एक टर्म में देख लेंगे कि यूनिट 1 में हमने देखा थ्योरम्स ऑफ लिमिट सीक्वेंस, फिर इसके कांस्टेंट सीक्वेंस, यूनिकनेस सीक्वेंस ऑफ लिमिट देखा, फिर अलजेब्रा ऑफ लिमिट देखा, और इसमें हमने स्क्वीज सैंडविच थ्योरम्स देखा, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम देखा, और इसमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड देखा, फिर बाउंडेड सीक्वेंस देखा, बाउंडेड सीक्वेंस के पार्ट्स देखे कि अबव है बेलो है बोथ में क्या होता है, इसके एग्जाम्पल को देखे, फिर मोनोटोनिक सीक्वेंस देखा, मोनोटोनिक के बाद में हमने रिलेशन इसके देखे, कैचीज थ्योरम को देखा, लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट इन्फेरियर, फिर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस को देखा। तो आज की क्लास कैसी लगी बच्चों आप ज़रूर बताएंगे, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताते रहिए कि आपको किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, कौन सी टॉपिक आपको नहीं समझ में आती है। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं तो यूनिट वाइज एक एक टॉपिक को तो लेकर हमेशा लेक्चर आते रहते हैं, और अगर आप बताएंगे कि इस टॉपिक पे चाहिए तो उसके लिए आपकी एक स्पेशल क्लास आ जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।